हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ रिसर्च सेंटर पर। और मैं आशीष सर आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ जो आपकी प्रैक्टिस को और दमदार बनाएगा। इसमें मैंने कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन को इंक्लूड किया है जो आपके बोर्ड एग्जाम बेस पर है और आपको बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो होगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस क्वेश्चन को आराम से करिएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन को कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर के। बोर्ड एग्जाम को लेकर के मैंने इन क्वेश्चनों को रखा है। जैसे पहला क्वेश्चन है, अवतल तथा उत्तल दर्पण के 4 उपयोग लिखिए। तो मेरे भाई, अवतल और उत्तल दोनों दर्पण के 4 उपयोग आपको लिखने हैं। इससे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। तो दोनों क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। और कांच के खोखले गोले का हिस्सा होता है जिसके इस हिस्से को हम क्या करते हैं, कट करके निकाल देते हैं। अब इसको कट करके निकाल देते हैं तो यहाँ पर आपको ये इस तरह का बना हुआ दिखेगा। आपको इस तरह का बना हुआ दिखेगा, ऐसे बना हुआ दिखेगा। तो अगर इस कांच के बाहरी हिस्से पर अगर हम कलई करें, बाहर के हिस्से पर अगर हम पॉलिश करें और अंदर के हिस्से से क्या हो जाए, रिफ्लेक्शन हो जाए, तो इस प्रकार बने दर्पण को हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और वही अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर इस हिस्से को हम काट कर निकाल दें, इस तरह से निकाल दें, तो कुछ ये इस तरह से बन जाएगा। और इसके इस भाग पर अगर हम कलई करें, इस भाग पर अगर हम कलई करें, दबे हुए भाग पर कलई कर दें, पॉलिश कर दें, तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, रिफ्लेक्शन होगा बाहरी पृष्ठ से। तो इस प्रकार बने दर्पण को हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। दोनों दर्पण क्या है, खोखले कांच के गोले से बने गए। अवतल दर्पण में क्या होता है कि बाहर की तरफ कलई होती है, परावर्तन अंदर से होता है, दबे हुए पृष्ठ से होता है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि अंदर की तरफ कलई होती है, परावर्तन किधर से होता है, बाहर के उभरे हुए पृष्ठ से परावर्तन होता है, तो वो उत्तल दर्पण बनता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है। तो पहले तो ये समझते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है वो प्रकाश किरणों को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज का मतलब होता है बटोरता है, इकट्ठा करता है। और उत्तल दर्पण जो होता है वो प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैलाने का कार्य करता है, डाइवर्ज करता है। तो इस बात को समझिएगा ध्यान से कि अवतल दर्पण जो होता है प्रकाश चारों ओर से आ रही प्रकाश किरणों को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, एक तरफ एकत्रित करता है, केंद्रित करता है। और जो उत्तल दर्पण होता है वो प्रकाश किरणों को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, मतलब फैलाता है। तो यहाँ पर इनके उपयोग की अगर हम बात करें, उपयोग की बात करें, तो अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण, अभी अभी मैंने बताया कि ये किस काम के लिए आता है, तो ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, मतलब एक जगह पर केंद्रित करता है। तो इसका उपयोग जो होता है अवतल दर्पण का, दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में, सैलून में। तो जो सैलून वगैरह में दाढ़ी बनाने का यूज होता है, तो सामने जो दर्पण लगा होता है वो एक बड़े वक्रता त्रिज्या का अवतल दर्पण होता है। जो सभी लोग जाते हैं सैलून में बाल कटवाने के लिए, दाढ़ी बनवाने के लिए, तो वहाँ सामने जो शीशा लगा रहता है कुर्सी के सामने, जिसपे लोग अपना चेहरा वगैरह देखते हैं, तो वो किस दर्पण का होता है, तो वो अवतल दर्पण का होता है। लेकिन देखने में वो समतल की भांति दिखता है। तो समतल की भांति इसलिए दिखता है क्योंकि उसका जो वक्रता त्रिज्या होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। और दूसरा कहाँ यूज किया जाता है इसका, अवतल दर्पण का, तो दूसरा इसका यूज डॉक्टर लोग चिकित्सालय में करते हैं। गले के अंदर, नाक के अंदर दांतों का निरीक्षण करने के लिए, उनको टेस्ट करने के लिए वहां पर जो है किसका यूज किया जाता है, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। तो अवतल दर्पण के कितने यूज होते हैं, तो आपके एक मैंने बताया क्या, नाक, गले और दांतों का चेकअप करने में किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा चिकित्सालय में। और दूसरा कहाँ किया जाता है, बड़े द्वारक का कहाँ किया जाता है, सैलून में किया जाता है, बाल और दाढ़ी बनाने में। वही अगर बात उत्तल दर्पण की अगर करते हैं, उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, यहां देखिएगा ध्यान से। चलिए, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग होता है वाहन के साइड मिरर में, साइड कांच में पीछे का दृश्य देखने के लिए, पीछे का दृश्य देखने के लिए। तो जो वाहन होते हैं, जो भी हम लोग चलाते हैं, 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन, जो भी गाड़ियां होती हैं, उनके साइड में देखेंगे, बगल में पीछे का दृश्य देखने के लिए कांच लगा होता है, जिसमें से जो चालक होता है, ड्राइवर होता है, वो पीछे का गाड़ियों को या पीछे की चीजों को क्या करता है, बहुत आराम से देख लेता है।
तो वहां पर वो कौन से दर्पण लगे होते हैं, तो वहां पर दर्पण लगे होते हैं उत्तल दर्पण। कौन से दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण लगे होते हैं। उत्तल दर्पण क्या करता है कि प्रत्येक वस्तु जो होती है उसका छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण जो होता है वो हर वस्तु का छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए जितने भी वाहन होते हैं उनके जो साइड मिरर होते हैं, साइड वाले कांच होते हैं, वो कौन से दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं। दूसरा इसका यूज कहाँ किया जाता है, पहला यूज है। दूसरा यूज इसका कहाँ किया जाता है, तो दूसरा यूज किया जाता है इसका सर्च लाइट में, सॉरी दूसरा इसका यूज किया जाता है सड़क लैंपों में। सड़क लैंपों में जो रोड के किनारे जो लैंप लगे होते हैं उनके जो है शेड में किया जाता है। किस में किया जाता है, सड़क लैंपों में शेड के रूप में, शेड के रूप में। तो जो सड़क के किनारे जो लैंप लगे होते हैं, जो स्ट्रीट लाइट होती है, सड़क किनारे जो लाइट लगी होती है उसके जो है शेड में, शेड का मतलब उनके ऊपर जो छाया उनके ऊपर होती है, जो बल्ब होते हैं उनके ऊपर जो आवरण होता है उसको शेड बोलते हैं। तो वहां पर क्या लगता है, उत्तल लेंस सॉरी उत्तल दर्पण लगता है, जिससे वो प्रकाश को क्या करता है, बिखेरता है। सड़क पर क्या करता है, बिखेरने का काम करता है। और यहाँ पर सड़क लैंपों के शेड के रूप में। तीसरा ध्यान रखेंगे स्टीमर में, स्टीमरों में, किसमें, स्टीमरों में रहता है। और किसमें रहता है, सर्च लाइट में। चौथा क्या है, सर्च लाइट में। जो सर्च लाइट होती है उसमें भी ये जो है उत्तल दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण होता है। अब आगे बात करते हैं अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में, चिकित्सालय में, गला, नाक तथा दांत का निरीक्षण करने में, दांत का निरीक्षण करने में। चलिए, तो यहां पर आपको इसका उपयोग क्लियर हो गया अवतल दर्पण का और उत्तल दर्पण का। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, वायु के सापेक्ष कांच का पूर्णांक 1.5 है। वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ है मीटर प्रति सेकंड है। कांच में प्रकाश की चाल होगी। अब यहां पर ही आपको कांच में प्रकाश की चाल पूछ रहा है। फार्मूला आपको पता है, फार्मूला क्या होता है अपवर्तन में, n इक्वल क्या होता है, c बटा के क्या होता है, v होता है। जहां n क्या होता है, अपवर्तनांक, मतलब मैं बोलूं अपवर्तनांक बराबर c, मतलब क्या होता है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बटा के माध्यम में चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। यहाँ देखेंगे ध्यान से, ये जो c है ये प्रकाश की चाल है, लेकिन निर्वात में, किसमें है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, वैक्यूम में। अब यहाँ पर n इक्वल, n का वैल्यू दिया है कितना अपवर्तनांक है, तो 1.5 है। यहाँ n की वैल्यू रखेंगे 1.5 बराबर c की वैल्यू कितनी होती है, तो c की वैल्यू होती है कितनी, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और v की वैल्यू पूछ रहा है, v क्या, कांच, तो कांच में प्रकाश की चाल मतलब माध्यम प्रकाश की चाल, v की वैल्यू ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे v को इधर लाएंगे, v को इधर लाएंगे तो ये इधर पहुँच जाएगा। यहाँ पर v इक्वल हो जाएगा 3×10⁸ और बटा में हो जाएगा 1.5। 1.5 से देख रहे हैं कि ये 3 कटेगा कितनी बार में, तो 1 कटेगा 2 बार में। तो v इक्वल आपका आंसर आ जाने वाला है 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब ये आपका आगे किसमें, कांच में प्रकाश की चाल, इसको याद रखिएगा, ये फिक्स होता है। तो कांच में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। चलिए जल्दी से इसको नोट करेंगे सभी लोग। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष के ऊपर जो है मैं एक पुराना वीडियो भी अपना बना चुका हूं, इससे पहले एक वीडियो है उसमें दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष मैंने बताया है, बहुत डिटेल में बताया है, तो वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं संक्षेप में बता देता हूँ दूरदृष्टि दोष क्या है। तो दूरदृष्टि दोष ये होता है मेरे भाई कि इसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दूरदृष्टि दोष में यही लॉजिक होता है। अक्सर लड़के क्या करते हैं कि उनको ये लगता है कि सर ये दोष है और उसी को कहते हैं कि सर दूर का नहीं दिखाई देता है, नजदीक का दिखाई देता है। जबकि इसमें लॉजिक ये है कि जो दोष है वही स्पष्ट दिखेगा और जो नहीं है वो स्पष्ट नहीं दिखेगा। जैसे दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखेगी, नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगी, ये दोष होता है। अब इसका निवारण कैसे किया जाता है, तो दूरदृष्टि दोष का निवारण करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कौन सा, तो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस यूज करते हैं, उत्तल लेंस यूज करते हैं चश्मे में। तो हम लोग चश्मे में उत्तल लेंस का यूज करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दूरदृष्टि दोष को क्या करने के लिए, दूर करने के लिए। इसका निवारण इस तरह से होता है। तो यहां पर ये शॉर्ट में था। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है तथा अल्पतम, यहां पर सॉरी मिस्टेक हो गया लिखने में, अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखेंगे ध्यान से, 38 डिग्री ना करके यहां पर हम बना देते हैं 30 डिग्री कर देते हैं। यहां पर इसको कलर कर दीजिएगा, यहां पर 30 डिग्री है।
थोड़ा सा टाइपिंग से मिस्टेक है। तो एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है तथा अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो जब भी प्रिज्म के पदार्थ का अपूर्णांक ज्ञात करना होता है तो हमारे पास फार्मूला होता है n इक्वल साइन a प्लस डेल m बटा के 2 और टोटल होता है साइन a बटा के 2। अब यहां पर देखते ध्यान से, तो n क्या है? n है प्रिज्म के पदार्थ का अपूर्णांक। a क्या होता है? प्रिज्म कोण होता है या इसे अपवर्तक कोण भी बोलते हैं। a क्या है? यहां पर मैं थोड़ा सा इसको बता दूं। a प्रिज्म कोण होता है, प्रिज्म कोण होता है, या तो क्या होता है? अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण। डेलियम क्या है? तो डेलियम होता है अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण। और यन होता है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। अब यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यन इक्वल, यन का वैल्यू तो दिया नहीं, यन का वैल्यू पूछ रहा है। तो यन इक्वल हो जाएगा साइन ए की वैल्यू कितना है? तो प्रिज्म कोण कितना है? 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। अब प्लस क्या हो जाएगा? डेलियम का वैल्यू कितना है? तो 30 डिग्री है। अब पूरे का बटा क्या कर देना है? 2। अब पूरे का बटा हो जाएगा क्या? साइन ए का मतलब 60 डिग्री और बटा क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। अगला स्टेप क्या होगा? तो अगला स्टेप होगा साइन, देखेंगे ध्यान से, तो साइन 60 डिग्री और 30 डिग्री ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब बटा के 2 कर देंगे और पूरे का बटा क्या कर देंगे? साइन 60 डिग्री में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। आगे बात करेंगे इसी की। तो यहाँ हो जाएगा n इक्वल हो जाएगा साइन 90 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है? 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। और बटा के साइन कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ आगे बात करेंगे तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बटा के कड़ी में 2 और पूरे का बटा होता है साइन 30 अंश का मान होता है 1 बटा के 2। आउटर और इनर जो है उसका यूज करेंगे। आउटर इनर का मतलब बाहर का बाहर से गुड़ा, अंदर का अंदर से गुड़ा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी क्या? 2 चला जाएगा ऊपर, 2 का 1 में गुड़ा होगा तो 2 हो जाएगा और बटा के कड़ी में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 2 से क्या करेंगे? गुड़ा करेंगे यहाँ पर। तो जब गुड़ा करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर जो वैल्यू आएगी, ऊपर जो वैल्यू आएगी, चलिए देखिए ऊपर जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? 2 कड़ी में 2 आ जाएगी, 2 कड़ी में 2 आ जाएगी। अब बटा के क्या हो जाएगा? कड़ी में 2 का कड़ी में 2 से गुड़ा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कड़ी जाएगा। तो आपका आंसर आने वाला कितना? n इक्वल आपका आंसर आएगा कड़ी में 2। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना आ रहा है? ये इक्वल कड़ी में 2 आ रहा है। क्लियर? तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करिएगा, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? तो चुंबकीय फ्लक्स होता है क्या मेरे भाई? तो चुंबकीय फ्लक्स होता है जो चुंबक से निकलने वाली काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं, उसी की संख्या को क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो चुंबक है, इस तरह से आप देखे होंगे, जो चुंबक होता है ऐसे देखेंगे ध्यान से, तो इसमें से निकलने वाली जो काल्पनिक बल रेखाएं होती है, ये चुंबक का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो इससे निकलने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जो नॉर्थ से किधर जाती है? साउथ की ओर जाती हैं। ये काल्पनिक बल रेखाएं होती है जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो इन्हीं की संख्या को क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। और अंदर की तरफ इनकी दिशा क्या होती है? साउथ से नॉर्थ होती है। मतलब चुंबक के इर्द गिर्द निकलने वाली जो काल्पनिक रेखाएं, बल रेखाएं होती हैं, जिससे चुंबक का एरिया डिसाइड होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का निर्धारण होता है, उसे क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं बोलते हैं। और इन चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है, इस संख्या को क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत हमारे लिए आवश्यक क्यों है? तो भाई साहब ये सब लोग जानते हैं, ओजोन परत जो है वो हमारे लिए प्राणों की क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है। ओजोन परत जो है ये क्या करता है कि जो सूर्य की प्रकाश होती है उनमें से निकलने वाले यूवी किरणों को, कौन सी किरणों को? यूवी किरणें। यूवी किरणें क्या होती है सर? तो अल्ट्रा वायलेट किरणें। इसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं, वायलेट बोलते हैं, रे, अल्ट्रा वायलेट रे। या हिंदी में अगर मैं बताऊं तो पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण। इससे हम लोग की क्या करता है? सुरक्षा करता है। अब ये पराबैंगनी किरण जो है, अगर ओजोन परत न रहे तो ये डायरेक्ट आएंगी और इसका बहुत बुरा प्रभाव होता है। जैसे इंसानों पर अगर मैं बताऊं तो इंसानों में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद जैसे रोग, जीर्णता जैसी समस्या, गंजापन जैसी समस्या, ये सारी समस्याएं होती हैं और बहुत तेजी से होती हैं। ये जो यूवी किरणें होती है स्किन कैंसर का कारण बनती है, त्वचा कैंसर का कारण बनती है। यही पेड़ पौधों पर जब डायरेक्ट इसका प्रभाव पड़ेगा, सीधे प्रभाव पड़ेगा, तो पेड़ पौधों में पुष्प
तो धारण करने की क्षमता क्या होती है, कम हो जाएगी। मिट्टियों में उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी, इससे फसलों का क्या होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसका जल पर भी प्रभाव पड़ता है और इस ओजोन परत का जो सबसे ज़्यादा असर है वो मानव पर पड़ेगा। और ये ओजोन परत को बढ़ाने के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है, तो ओजोन परत को बढ़ाने वाली गैस होती है CFC। कौन सी गैस होती है, CFC गैस होती है, मतलब क्लोरो कार्बन। क्लोरो जो कार्बन होती है, ये गैस उसको क्या करती है, उसके क्षरण का कारण है, उसके लेयर की मोटाई को क्या कर रही है, कम कर रही है। अब यहाँ पर ये गैस अगर देखा जाए तो कहाँ से उत्पन्न होती है, ये गैस जैसे रेफ्रिजरेटर जो है, रेफ्रिजरेटर जिसे हम लोग फ्रिज के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, फ्रिज के नाम से जानते हैं, वहाँ से ये गैस रिलीज होती है, ये CFC गैस वहाँ से निकलती है। तथा जो भी फोम बनाने वाली कंपनियाँ हैं, फोम बनाने वाली कंपनी वहाँ से निकलती है। तो फोम बनाने वाली कंपनियों में से भी निकलती है। तो ओजोन परत हमारे लिए आवश्यक इसलिए है क्योंकि ओजोन परत अगर नहीं रहेगा तो जो अल्ट्रावायलेट विकिरण है, जो पराबैंगनी किरण है, वो सीधे जो है आएगी नीचे और जानवरों पर, पेड़ पौधों पर और मनुष्य के लिए घातक साबित होंगी। तो इसलिए उसका रहना, सुरक्षित होना भी क्या है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, ओजोन परत का फार्मूला पूछ देता है, तो ओजोन का फार्मूला ध्यान रखिएगा, कितना होता है, O3 होता है। कितना होता है, O3। इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ में आया। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ओम का नियम क्या है तथा एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। अब इस क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ेंगे और बहुत आसानी से करेंगे। ओम का नियम क्या है, तो ओम का नियम जो होता है, ओम ने क्या बताया था, जॉर्ज साइमन ओम इनका पूरा नाम है, जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने क्या बताया था मेरे प्यारे भाई, कि जब किसी चालक तार में धारा क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उसके सिरों के उत्पन्न विभवांतर उस धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था कि किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा या बहने वाली धारा उसके दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब उन्होंने ये बताया था कि यदि अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि अगर विभवांतर का मान बढ़ेगा तो धारा का मान भी बढ़ेगा, या ऐसे भी कह सकते हैं धारा का मान बढ़ेगा तो विभवांतर का मान भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है भी, तो कांस्टेंट जब आता है तो ये प्रोपोर्शनल हट जाता है, इक्वल में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाता है V बराबर I और R, जहाँ R क्या है, प्रतिरोध है। चालक तार का क्या होता है, प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का मात्रक अगर हम बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, ओम। इन्हीं के नाम पर इसका मात्रक क्या रख दिया गया, ओम रख दिया गया। इसका सिंबल इस तरह से हेडफोन की तरह होता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर V बराबर I R ये फार्मूला मिल जाता है, ये ओम का नियम है। तो ओम का नियम क्या होता है कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात धारा बढ़ेगा तो विभवांतर बढ़ेगा, या विभवांतर बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगा। अब आगे बात करते हैं कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो ध्यान समझिएगा, ये जो है चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। पहला मैं बता दे रहा हूँ, चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर, मतलब जो ओम का नियम है वो चालक तार के लंबाई पर निर्भर करता है। जब यहाँ पर देखेंगे तो चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब ये कि R या यल, मान लेते कोई चालक तार है, उसकी लंबाई कितनी है, यल है, तो इसके क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा कौन, R। तो प्रोपोर्शनल क्या होगा, R। मतलब चालक तार की लंबाई में अगर हम वृद्धि करेंगे, मतलब लंबाई को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। तो चालक तार की लंबाई अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, मतलब जितना लंबा तार रहेगा उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। दूसरा, ये चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, दूसरा ये क्या करता है, अनुप्रस्थ, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अर्थात यहाँ पे करेंगे A प्रोपोर्शनल क्या R। मतलब ये होता है कि अगर चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम अधिक करते हैं, क्या करते हैं, अधिक करते हैं, तो प्रतिरोध का मान भी क्या होता है, अधिक होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना मोटा तार रहेगा उतना प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। सॉरी, यहाँ पर एक चीज गलत हो गया, एक यहाँ पर गलत है,
चलिए देखिए, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, मतलब ये क्या होता है, ए प्रोपोर्शनल 1/r होता है, या r प्रोपोर्शनल 1/a भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर जितना मोटा चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल रहेगा, तार जितना मोटा रहेगा प्रतिरोध उतना क्या होता है, कम होगा, और तार जितना पतला होगा प्रतिरोध उतना अधिक होगा। ये यहाँ पर जो विलोमानुपाती है, इसका व्युत्क्रमानुपाती है, वो ये बता रहा है कि जितना अधिक क्षेत्रफल होगा अनुप्रस्थ काट का, मतलब जितना मोटा तार होगा उतना ही कम क्या होगा, प्रतिरोध होगा। या कह सकते हैं कि जितना पतला तार होगा उतना इसका प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। विलोमानुपात का मतलब ये होता है। तीसरा वो डिपेंड करता है, यहाँ पर तीसरा हम बता दें बात, तो तीसरा डिपेंड करता है वो चालक पदार्थ की प्रकृति पर, चालक पदार्थ की प्रकृति पर, मतलब एक समान लंबाई के अगर अलग अलग पदार्थ के तार हम ले, लंबाई एक समान होनी चाहिए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक समान होना चाहिए, दोनों एक समान रहेंगे, लेकिन पदार्थ क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। एक एल्युमिनियम रहेगा, दूसरा कॉपर रहेगा, तीसरा जो होगा वो चांदी होगा। तो अलग अलग पदार्थ रहेंगे, लेकिन समान लंबाई के समान अनुप्रस्थ काट के रहेंगे, फिर भी उनके अंदर उपस्थित जो प्रतिरोध होगा वो अलग अलग होगा। जो ये साबित करता है कि प्रतिरोध जो होता है वो चालक पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, खनिज तथा अयस्क की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। अब खनिज क्या होता है मेरे भाई, और अयस्क क्या होता है, तो ध्यान से देखें। खनिज का मतलब क्या होता है, खनिज का मतलब जो खन कर निकाला जाता है जमीन से, उसको खनिज बोलते हैं। ख से समझ जाइए कि खन कर, और कहाँ से निकाला जाता है, जस मतलब जमीन से निकाला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, खनिज। मतलब जब धरातल के अंदर से हम किसी भी पदार्थ को क्या करते हैं, उसे निकालते हैं, खन कर निकालते हैं, और वो अशुद्धियों के साथ आता है। किसके साथ आता है, अशुद्धियां, मतलब उसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, तो उस पदार्थ को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, खनिज। क्या बोलते हैं, खनिज। तो जब धरातल से किसी भी पदार्थ को खन कर या खोद कर निकाला जाता है तो अशुद्धियों के साथ आता है, उसमें बालू की मात्रा, मिट्टी की मात्रा, पत्थर की मात्रा, ये सारी अशुद्धियां उसके साथ आती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उस अवस्था को क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। और अयस्क किसे बोलते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, अयस्क जो होता है इसे इंग्लिश में ओर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। तो अयस्क जो होता है, जिन खनिजों को आसानी से उनमें से अशुद्धियां क्या कर ली जाती है, अलग कर ली जाती है। ऐसे जितने भी खनिज होते हैं जिनमें बहुत ही सुगमता से, आसान तरीके से अशुद्धियां क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, अशुद्धियां अलग करके धातु अलग कर लेते हैं बहुत ही आसानी से, तो उन्हें क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, अयस्क। समझने के लिए समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं खनिज इस टाइप का, और इस खनिज में करीब 80% जो है अशुद्धियां हैं, 20% धातु है, 20% क्या है, धातु है। अब वही कहीं दूसरा खनिज पदार्थ है जिसमें 10% अशुद्धियां हैं, 10% क्या है, अशुद्धि है, और 90% धातु है। तो आप मुझे ये बताइए कि किसमें बहुत आसानी से अशुद्धियां अलग किया जा सकता है, और किसमें से अधिक धातु निकाला जा सकता है। तो आप कहोगे सर ये वाला जो फिगर है जिसमें 10% अशुद्धि है, 90% धातु है, इसमें से अशुद्धियां आसानी से अलग कर लेंगे और धातु को क्या कर लेंगे, आसानी से अलग कर लेंगे, तो इस वाले हिस्से को क्या कहा जाएगा, अयस्क। क्या कहा जाएगा, अयस्क कह सकते हैं। और जबकि ये और ये दोनों जो है, दोनों कौन से पदार्थ हो गए, खनिज, क्योंकि दोनों धरातल से निकाले गए, तो इनको क्या कहेंगे, खनिज कहेंगे। खनिज का मतलब है कि जो धरातल से निकाला जाए और उसमें अशुद्धियां रहे, उसे खनिज कहेंगे। और अयस्क का मतलब है कि जिन खनिजों में से आसान तरीके से, बहुत ही आसानी से धातु को अलग कर लिया जाता है, अशुद्धियां अलग कर ली जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक सेकंड, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर उदाहरण भी पूछा है, तो यहाँ पर उदाहरण खनिज का देख लीजिएगा। कॉपर पायराइट होता है, कॉपर पायराइट, ये कॉपर का क्या है, खनिज है। किसका खनिज है, कॉपर का खनिज है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किण्वन विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब किण्वन विधि क्या होता है, तो जब किसी भी पदार्थ को उसकी संपूर्ण ऊर्जा नष्ट किए बिना उसे बस सड़ाया जाए, गलाया जाए, तो इस विधि को क्या बोलते हैं, किण्वन विधि बोलते हैं। जब किसी पदार्थ को उसको संपूर्ण ऊर्जा खर्च किए बिना उसे बस सड़ाया जाए या गलाया जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, किण्वन विधि बोलते हैं। और आपको पता है कि किण्वन विधि द्वारा क्या क्या बनता है, तो इस पर जो है ब्रेड बनता है, ब्रेड, शराब, दही, ये सब कौन सी विधि है, किण्वन विधि है। आगे हम बात करेंगे इसमें। तो ब्रेड हो गया, शराब हो गया, दही हो गया। जो पाव रोटी खाते हैं आप, वो भी किससे बनता है, किण्वन से बनता है।
तो ये सब क्या है, किण्वन विधि है। कौन सी विधि है, ये सब किण्वन विधि है। तो किण्वन विधि का मतलब क्या होता है, जब किसी पदार्थ को बिना उसका संपूर्ण ऊर्जा नष्ट हुए उसे बस सड़ाया गला जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, किण्वन विधि बोलते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है उत्पादक एवं उपभोक्ता में अंतर। तो यहाँ पर देखते हैं उत्पादक एवं उपभोक्ता में कौन कौन सा अंतर होता है। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर उत्पादक एवं उपभोक्ता में अंतर की बात करें तो इधर देखिए ध्यान से, उत्पादक क्या होते हैं, इनमें पहला अंतर मैं आपको बता दूं, उत्पादक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्रिया होती है। जबकि अभिकारक की अगर हम बात करें तो अभिकारक में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। दूसरी बात अगर करें इसमें उत्पाद में, तो उत्पाद जो होते हैं ये स्वपोषी पोषण करते हैं, स्वपोषी पोषण करते हैं। इसलिए इन्हें स्वपोषी भी कहते हैं, स्वपोषी भी कहा जाता है। तीसरी अगर इनमें बात करें उत्पाद में, तो उत्पाद में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अगले अंतर की बात करें तो जो उत्पाद होते हैं इनमें हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक जिसे क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट है, जिसके वजह से पेड़ पत्तियों का जो है, पौधों का पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है, तो ये इनमें पाया जाता है। तो ये सब इसके अंतर है। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो उपभोक्ता होता है वो क्या करता है, उत्पाद का क्या करता है, उपभोग करता है। मतलब उपभोक्ता जो होता है, कंज्यूमर जो होता है, वो प्रोडक्ट का, उत्पाद का क्या करता है, उपभोग करता है, मतलब उन्हें क्या करता है, खाता है। तो उपभोक्ता में यहाँ पर बात करेंगे तो उपभोक्ता में जो दूसरा पॉइंट बताते हैं वो क्या होते हैं, दूसरे के ऊपर भोजन के लिए आश्रय होते हैं, निर्भर होते हैं। तो इनमें जो होता है वो विषम पोषण होता है। कौन सा पोषण होता है, विषम पोषण होता है, विषम पोषण होता है। इसलिए इन्हें जब विषम पोषण होता है तो क्या कहते हैं, इसलिए इन्हें विषम पोषी कहते हैं, विषम पोषी कहते हैं। अगला क्या होता है इसमें, इनमें सर्वाधिक ऊर्जा नहीं होती है, इनमें सर्वाधिक ऊर्जा नहीं होती है। अगला इसमें बात करें तो इसमें इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, हरित लवक नहीं पाया जाता है। इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। इनकी 3 कैटेगरियाँ होती हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। एक और आते हैं मृतोपजीवी। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब क्या है, उपभोक्ता। क्या है, उपभोक्ता है। तो यहाँ इसको नोट करिएगा अच्छे से इन अंतरों को। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, इनको पहले से नोट कर लीजिएगा, ये सब अंतर है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आपके आ भी सकते हैं। उत्पादक पिछले वर्षों में इनको पूछा भी गया है, तो इस उद्देश्य से मैंने इनको इंक्लूड किया है, इसको अच्छे से नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पादपों में मुख्य संवहन ऊतक के नाम तथा कार्य, एक उदाहरण बताना है। यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें संवहन ऊतक कौन कौन से हैं, उनके कार्य बताने हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि संवहन ऊतक का मतलब क्या होता है। तो संवहन ऊतक ऐसे ऊतक होते हैं जो पेड़ पौधों में संवहन का कार्य करते हैं, मतलब किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने को क्या बोलते हैं, संवहन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग के यहाँ जो चलती है गाड़ियाँ, तो गाड़ियों क्या बोलते हैं, वाहन। क्या बोलते हैं, वाहन बोलते हैं। तो वाहन का मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। तो वैसे परिवहन भी होती है, जो चारों तरफ ले जाती हैं, उसे परिवहन कहते हैं। तो पेड़ पौधों में, पादपों में कुछ संवहन ऊतक होते हैं। तो इसमें मेनली जो है 2 ऊतक पाए जाते हैं संवहन में। पहला जो होता है इसका नाम होता है दारुम, या इसी को बोलते हैं जाइलम। और दूसरा जो होता है वो होता है पोषवाह
या इसी को क्या बोलते हैं, फ्लोएम। तो जाइलम का कार्य क्या होता है, तो मेरे भाई जाइलम में क्या आ रहा है, ज आ रहा है और ल आ रहा है, मतलब ये जल का संवहन करता है। किसका संवहन करता है, जल का संवहन करता है। पेड़ पौधों में जल का संवहन करता है, मतलब जड़ों से जल को अवशोषित करके पेड़ पौधों के विभिन्न भागों में क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। तो इसलिए को याद रखना, जाइलम में क्या है, ज और ल है, तो जल हो जाएगा। इसका एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, दारू भी इसको बोलते हैं। तो दारू में हमेशा क्या मिलाते हैं लोग, दारू में क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, जल मिलाते हैं। तो जहां दारू की बात आ जाए, जाइलम की बात आ जाए, वहां किसका संवहन होता है, जल का संवहन होता है। वही अगर बात करें पोषवाह या फ्लोएम की, तो पोष का मतलब क्या होता है, पोष का मतलब होता है भोजन। क्या होता है, भोजन। तो भोजन का जो वाहन करता है, वाहन करता है, उसे क्या बोलते हैं, पोषवाह बोलते हैं। तो यहाँ पर ये किसका करता है, भोजन का, भोजन का संवहन। तो फ्लोएम ऊतक क्या करता है, भोजन का संवहन करता है, मतलब भोजन को, पत्तियों के द्वारा बने हुए भोजन को पौधों के पादपों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये इसके दो मुख्य क्या है, ऊतक है पादपों के। इसे नोट कर लीजिएगा अच्छे से, पिछले सालों में पूछा गया क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, वह उपयोग लिखिए। अब ये क्वेश्चन पिछले साल आया हुआ है 2022 में। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसका सूत्र देख लेते हैं। तो पहले इसका हम लोग रासायनिक नाम जानते हैं, रासायनिक नाम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब होता है जल, हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, जल होता है। और हेमी का मतलब होता है आधा, हेमी का मतलब क्या होता है, आधा होता है। अब यहां पर एक साधारण नाम इसका जान लेते हैं, साधारण नाम प्लास्टर ऑफ, नाम जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसी को जो है पीओपी के नाम से भी जानते हैं, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप लोग देखे होंगे कि जो दीवारों में ऊपर जो सीलिंग में जो डिजाइन वगैरह बनाई जाती है तो पीओपी की बनाई जाती है। तो पीओपी का मतलब ये होता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका अगर अणुसूत्र की बात अगर हम करें, अणुसूत्र, तो इसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है Ca या SO4 हाफ H2O, हाफ H2O। यही इसके अणुभार की अगर हम बात करें, अणुभार की, तो अणुभार इसका कितना आता है, एटॉमिक वेट इसका कितना होता है 136.134, मतलब 134, ये इसका एटॉमिक वेट होता है। इसके अगर उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो सीलिंग होती है, दीवारें होती है, उस पर जो है डिजाइन वगैरह बनाने देखे होंगे आप लोग, मकानों के ऊपर सीलिंग में क्या बनाया जाता है, डिजाइन बनाया जाता है, फूल वगैरह बनाया जाता है, ये सब। तो वो किसका बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनता है। जितनी सारी मूर्तियां बनकर आती हैं वो मूर्तियां किन की बनी होती हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती हैं। ये क्या होता है कि जल से क्रिया करता है और उसके बाद तुरंत सख्त हो जाता है, एकदम मजबूत हो जाता है। और डॉक्टर में, चिकित्सालय में भी इसका उपयोग है। डॉक्टर लोग जो हड्डियां जब फ्रैक्चर हो जाती है, टूट जाती है, तो ऊपर जो प्लास्टर बांधते हैं लोग, मजबूत सा प्लास्टर बन जाता है, वो किसका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। तो इसका उपयोग क्या क्या है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ उपयोग। तो इसका उपयोग पहला क्या है, घरों में डिजाइन बनाने में, डिजाइन बनाने में। दूसरा इसका उपयोग होता है मूर्ति को बनाने में, मूर्ति निर्माण में, मूर्ति निर्माण में। तीसरा इसका उपयोग जो होता है चिकित्सालय में, चिकित्सालय में हड्डी की टूट, हड्डी की टूट के मरम्मत में, प्लास्टर बांधने में, प्लास्टर करने में। ये सब इसके क्या है, ये सब इसके उपयोग है, किसके, प्लास्टर ऑफ पेरिस के। और इससे कुछ ना कुछ अलंकार, जो सजावटी चीज़ें होती हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से की जाती हैं। तो मूर्तियाँ बनाने में, प्लास्टर बांधने में, हड्डी की जहाँ टूट गई थी जो प्लास्टर बांधा जाता है उसमें, तथा मकानों की डिजाइन वगैरह बनाने में क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया होता है, उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में इसका अभिकर्मक के रूप में भी प्रयोग होता है। तो ये आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक नाम, साधारण नाम, अणुसूत्र और अणुभार था। तो आज तो इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और भी कुछ क्वेश्चनों को लेकर के आएंगे। और जो क्वेश्चन आपको ये कराए जा रहे हैं, ये बोर्ड एग्जाम को देख करके कराए जा रहे हैं, तो इसे बहुत अच्छे से ध्यान लगाइएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद।